ईरान इजराइल तनाव अब पूर्ण रूप से घनघोर युद्ध में तब्दील हो चुका है, जिसने आज 7वें दिन एक प्रचंड तांडव का रूप भी ले लिया। जी हां, देखिए वास्तव में इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया है। आपको यह भी बता दें कि इस हमले से पहले इजरायली सेना ने सुबह ही ईरान के दो शहरों, जिसमें एक अराक है और दूसरा है खोंडप, लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी यहां पर दी गई है। अराक में इजराइल ने हमला किया, वहां हैवी वाटर रिएक्टर है, जहां फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन भी होता है। इसके अलावा खोंडम में भी IR-40 हैवी वाटर रिएक्टर है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है। ये फैसिलिटी अराक से करीब 40 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि इस तरह इसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी में रखा जाता है। और दूसरी ओर इजराइल के इस प्रचंड हमले में ईरान ने भी जवाबी हमला जवाब में दिया और इजराइल के 4 शहर जिसमें तेल अवीव, बिरशोबा, रमतगढ़ और होलोन पर 30 मिसाइलें ताबड़तोड़ ईरान ने दाग दी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो ईरान के 7 मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकामयाब रहा है। इसमें 176 लोग घायल हुए हैं, 6 लोगों की हालत गंभीर है। यानी इजराइल ने ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमला किया है, तो जवाब में ईरान ने इजरायली स्टॉक एक्सचेंज और अस्पताल को उड़ा दिया, जिस पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। इन हमलों का बदला हम लेंगे। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच में जारी इस मौजूदा महाभारत का 7वां दिन है आज, जिसमें अब तक इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं। वहीं वाशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और संख्या पहुंच गई है 639 मरने वालों का और घायल करीब 1,500 लोग हैं। मरने वालों में 263 आम लोग हैं, 154 सुरक्षा बलों के जवान बताए जा रहे हैं। अपने इन भयानक हमले में इजराइल ने 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स से ईरान के 20 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। वहीं बीते बुधवार की देर रात इजरायली हैकर्स ने ईरान की सरकारी IRIB टीवी समेत कई न्यूज चैनलों को हैक किया। इस दौरान लोगों से विद्रोह की अपील भी की गई थी। इन हैकर्स ने ईरान में साल 2022 में हुए विरोध प्रदर्शन वाले वीडियो चलाए, जिनमें महिलाएं अपने बाल काट रही थी। दूसरी ओर ईरान इजराइल के बीच में जारी इस घमासान में अमेरिका की एंट्री होने से पूरी संभावना नजर आ रही है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए यूएस पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा रहा है। ट्रंप ने इस बीच ईरान पर अटैक करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी तक हमला करने के लिए ट्रंप ने कोई फाइनल कॉल नहीं लिया है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक अटैक की तैयारी पूरी है। अमेरिका ने ईरान के आसपास अपने बेस से घेराबंदी शुरू भी कर दी है। यानी इजराइल ईरान युद्ध का जो रौद्र रूप है वो दिखाई देने लगा है, जिसमें किसी भी समय अमेरिका की भी एंट्री हो सकती है। ऐसे में संघर्ष आखिर किस दिशा की ओर जाता दिखाई दे रहा है? युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद रूस आदि महाशक्तियों की क्या भूमिका होगी और युद्ध में पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर ईरान का साथ किस हद तक देगा, कैसे देगा, ये या पीछे हट जाएगा? क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान को पसंदीदा देश बताया है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच भी करके आया है। ईरान इजराइल युद्ध की हर स्थिति पर चर्चा आज हम करेंगे। करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी ये एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। अभी आज 110 हमारे लोग आ रहे हैं। आज दिन में भी और फ्री फ्लाइट आ रही है, जिसमें हमारे मिशन के भी कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं और उसके लिए जैसे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग की आती जाएंगी, हम लोग उनको इवैक्यूएट करते हैं। नहीं, हम लोगों को अभी एयरफोर्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो पूरे सेफ एयर स्पेस से हम लोग अपने नेशनल्स को ला रहे हैं। हम लोग की फ्लाइट जो ओपन एयर स्पेस है, जो सेफ एयर स्पेस है। तो ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार दी गई धमकियां, लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट
और तमाम तरीके की जानकारियां जो अमेरिका से निकल कर आ रही हैं वो कुछ ऐसा इशारा कर रहा है कि मामला बेहद गंभीर हो सकता है अगर अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो जाती है तो। लेकिन क्या ऐसा होगा या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, सभी की बात करेंगे। हमारे साथ सुधीर सिंह जी विदेश मामलों के जानकार वो जुड़ रहे हैं, विनय कुमार व्याला जी रक्षा विशेषज्ञ वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो किस ओर इशारा कर रही है। क्योंकि जो तमाम देश हैं वो इन प्रयासों में लगे हुए हैं कि अपने अपने लोगों को ईरान से बाहर जो है वो लेकर जितनी जल्दी हो पाए वो आया जाए। भारत ऑपरेशन सिंधु के तहत लोगों को लेकर आ रहा है, लेकिन बता दें आपको ये कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर ख़राब होती दिखाई दे रही है। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए, उनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। सुधीर सिंह जी शुरुआत में आपसे करूँगा, पहले तो आप दोनों का स्वागत करूँगा मैं। सुधीर सिंह जी शुरुआत में आपसे करूँगा, ये जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में आप देख पा रहे हैं सर, वो किस ओर इशारा कर रहा है, क्या होता आपको दिख रहा है? बतौर विदेश मामलों का जानकार आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं इसे? निश्चित तौर पर ये ईरान के घेरने की पूरी कोशिश है और मुझे लगता है उसी तरफ चीजें बढ़ रही हैं। ईरान के आणविक हथियारों के बनाने के स्थल पर हमला किया जा चुका है, पूरे ईरान में भी हमला हो रहा है। अमेरिका इस जंग में कूदने का ऐलान कर चुका है, समय अभी तय नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर ईरान जो है, चूंकि ये एरियल वार है, ये कोई जमीनी वार नहीं है जो रूस यूक्रेन का चल रहा है। बिल्कुल एरियल वार में इजराइल और अमेरिका की बहुत ही सुपरियरिटी है और कहीं से भी ईरान टिकेगा नहीं। तो ये युद्ध मुझे लगता है कि एक तरफा है। चीन और रूस का देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का रुख लेते हैं। अगर वो सक्रिय भागीदारी करते हैं तो बड़े स्तर पर ये युद्ध भड़केगा। अगर वो सिर्फ बयान वीरता तक अपने आप को सीमित रखते हैं तो युद्ध बहुत ही जल्दी सीमित हो जाएगा। ठीक है, आप बने रहेगा। हमारे साथ विनय जी भी हैं। विनय जी बतौर रक्षा विशेषज्ञ आप किस प्रकार से सर देख रहे हैं, क्या ये कहना जल्दबाजी होगा जिस प्रकार से अमेरिका के बयान आ रहे हैं कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं अगर अमेरिका कूदा, उधर से रूस की भी एंट्री होती है, पाकिस्तान की तरफ से जो परमाणु अटैक, तमाम बातें सामने आई, इन सबको देखते हुए? विनय जी देखिए, सबसे पहला प्रश्न है क्या अमेरिका जी इसमें आएगा? मेरा जितना आंकलन है, अमेरिका इसमें अगर आएगा तो बहुत इस तमाम युद्ध का एक्चुअली लक्ष्य क्या है, एम क्या है? एम बेसिकली ये है कि ईरान को परमाणु शक्ति देश बनने से रोकना, पहला उद्देश्य तो ये। बिल्कुल। उसको रोकने के लिए जो परमाणु स्थल है जहां पर, जिसके बारे में बताया जाता है कि जमीन के अंदर है और बंकर बस्टिंग बम चाहिए जिनको हैक को गिराने के लिए, वो अमेरिका के पास है। तो इजराइल ने जितना प्रयास करना था इन न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करने का, उतना कर लिया। अब इजराइल के पास उससे अधिक क्षमता इन न्यूक्लियर साइट को गिराने की नहीं है। पहला उद्देश्य इन दोनों देशों का ये था कि एक मुस्लिम राष्ट्र, एक मुस्लिम राष्ट्र जिसको वो मानते हैं कि गलत नेतृत्व के हाथ में है, में दो ही मुस्लिम देश हैं जो न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर पावर बनने की ओर है, एक पाकिस्तान है और एक ईरान है। पाकिस्तान को समहाउ अमेरिका समझा के रखता है, अभी मुनीर को बुलाया, समझाया, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर नाम मात्र का है, उससे विश्व को कोई खतरा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा। खतरा है तो ईरान से। अब ईरान का जो परमाणु जो प्रोग्राम है वो न सिर्फ इजराइल के अगेंस्ट है, वो तमाम यूरोपियन देशों के अगेंस्ट है और जिससे जितने यूरोपियन देश हैं उनको ये खतरा है। और इसका मेन एम जो मैं देख पा रहा हूं, एक तो है इसके ईरान के जो युद्ध के जो उनकी कैपेबिलिटी है उसको नेस्तनाबूद करना, ईरान में का न्यूक्लियर पावर, उसकी क्षमता को बर्बाद करना ताकि न्यूक्लियर पावर ना बन सके। और तीसरा फाइनल एम है कि अच्छा, एक चीज और है विनय जी, जिस प्रकार से अमेरिका की तरफ से कहा गया अनकंडीशनल सरेंडर, ये वहां से एक ट्वीट आता है, उसके बाद में इस प्रकार के तमाम बयान दिए गए। इन बयानों को किस प्रकार से देखा जाए? ये बार बार कहना कि हमको पता है कि तुम्हारा सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा हुआ है, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, क्या ये माना जाए ये सिर्फ एक डराने की, गीदड़ भभकियों की बात है? क्योंकि उनको लग रहा है अमेरिका को ऐसा करने से ईरान जो है वो सरेंडर कर देगा और जो हस्ताक्षर वो करवाना चाहते हैं वो करने को तैयार हो जाएगा।
देखिए, ईरान देखिए, सरेंडर नहीं आसिफ जी, करेगा। युद्ध में हर ईरान कोई एक संप्रभुता कार्य जो संपन्न बड़ा देश देव और- और- सही और है, सुधीर जी, आ रहा हूं। इसके कोई नियम नहीं है। तो निश्चित तौर पर अमेरिका पोस्चरिंग कर रहा है, बहुत बड़ी लेवल पे पोस्चरिंग कर रहा है, और उस पोस्चरिंग से ईरान को बहुत ही डर लग रहा होगा, क्योंकि ईरान का जो बजट है वो मुश्किल से 7-8 बिलियन डॉलर का 2024 के वित्तीय वर्ष में देखें तो सिर्फ 8 बिलियन डॉलर का उनका रक्षा का खर्च था, बजट था, और इजराइल का लगभग 50 बिलियन डॉलर का था, अमेरिका का तो 1000 बिलियन डॉलर का था। कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका अगर उतरता है तो ईरान टिकेगा, सवाल है कि कितने देर टिकेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एरियल वॉर होगा। ये मैं बार बार नहीं सर, नहीं, बात ये भी नहीं है सर कि कितनी देर कौन टिकेगा। सुधीर जी, मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अगर अमेरिका की एंट्री हो गई तो अब पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, रूस क्या करेगा, क्योंकि ये महाशक्तियां हैं सर, इनका इन्वॉल्व होना मतलब ये सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरे एशिया, पूरे यूरोप, ये हर तरफ धमक सुनाई देगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सभी के लिए होगी। सही है, आपकी आशंका सही है कि ये भड़क सकता है, लेकिन सवाल ये है कि भड़क तब सकता है जब रूस उसमें बढ़िया से घी डालने की स्थिति में हो इस आग में। रूस तो खुद जल रहा है, 3 साल से रूस जो है यूक्रेन में फंसा हुआ है, आज के डेट तक रूस को कोई डिसिसिव विक्ट्री नहीं मिली है। तो अब चीन का सवाल है, तो चीन जो है कहां तक रहेगा। चीन जितना भी पैतरेबाजी कर ले, चीन जब कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो सिर्फ जो है पोस्चरिंग में भाग लेता है, लंबी लंबी बातें करता है, जमीनी तौर पर नहीं करता है। हो सकता है चीन कुछ हथियार ईरान को दे, लेकिन जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ और चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, उस तरह की स्थिति नहीं है ईरान के साथ, क्योंकि ईरान और चीन के बीच का जो भौगोलिक जमीनी दूरी है वो बहुत ज्यादा है, और बीच में जो है मित्र देश नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो हथियार भी अगर चीन देना चाहेगा ईरान को, तो वो भी एक समस्या वाली बात है। तो मोर और लेस ये कोई विरोध नहीं है। और सबसे बड़ी बात की जो मध्य पूर्व के महत्वपूर्ण देश हैं, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात हैं, कुवैत हैं, यमन है, ये तो अंदर से खुश होकर बैठे हैं कि जितना जल्दी ईरान की समाप्ति हो जाए, क्योंकि ईरान उनके लिए हवा है। और वहां जो दादागिरी की लड़ाई है, टर्की भी इसमें शामिल है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, बयान वीर कर दे रहे हैं, खूब बयान हवा में चल रहा है उनका, लेकिन उनकी भी दिली इच्छा है कि ईरान का खात्मा जल्दी से जल्दी हो, जिससे इस खित्ते में टर्की जो है एक इंपॉर्टेंट पावर के तौर पर उभरे। तो ये एक गिवन सिचुएशन है, प्रिवेलिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है मिडिल ईस्ट का, जो कि इजराइल के फेवर में। ठीक है, व्हाट यू थिंक विनय जी, सुधीर जी ने जो चीजें कही, मैं चाहूंगा इश्यू को आप आगे बढ़ाते हुए जरा समझाइए कि अगर अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से उतर जाता है तो फिर क्या होगा, इसके क्या मायने हैं। मान लीजिए संभावना आप कह रहे हैं कि भाई सीधे तौर पर हो सकता है वो ना उतरे, लेकिन अगर वो उतर जाता है, अगर एरियल युद्ध शुरू हो जाता है, तो अमेरिका बताने के लिए मुझे लगता है कि आवश्यकता किसी को नहीं है कि वो कितना शक्तिशाली है और वो कर क्या सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या। जैसा सुधीर जी ने कहा, वर्तमान हालात विश्व के ऐसे हैं, कोई भी देश हो किसी के लिए लड़ने के लिए नहीं आता है, और ईरान बहुत लोकप्रिय देश है नहीं। ईरान का साथ देने के लिए पाकिस्तान भी नहीं आएगा, जो न्यूक्लियर संपन्न देश है। तो ये रशिया का आना, चीन का आना, बहुत हद तक ये हथियार दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग सेना में कहते हैं, इट इज नॉट अ मशीन दैट फाइट्स, इट इज अ मैन बिहाइंड द मशीन दैट फाइट्स। हमेशा आदमी लड़ता है, और ईरान अगर युद्ध के उससे देखा जाए, इजराइल की तुलना में बहुत बड़ा देश है, उसके पास हथियार बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ईरान का इजराइल से सामना करना मुश्किल है। और मैं तो इतिहास में जब जाता हूं, देखता हूं ईरान की क्या पड़ी है। भाई, आपका व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप 4-5 जो प्रॉक्सीज हैं, हूतीज हैं और ये हमास हैं और लेबनानीज हैं, आप उनको उकसाकर इजराइल के खिलाफ आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपने ईरान ने बार बार कहा कि मैं इजराइल के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करते हैं जी। इजराइल ने वर्षों तमाम अरब देशों से मुकाबला किया,
और आधे से ज्यादा अरब देश। नहीं, अभी तक जो इन 7 दिनों में हुआ है सर, अब तक इन 7 दिनों में जो हुआ है, किसने किसको डोमिनेट किया, जरा बताइए, क्योंकि आंकड़े तो ये साफ तौर पर तस्दीक करते हैं कि काफी डैमेज ईरान में हुआ है। संख्या बताने के लिए काफी है कि 600-700 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है ईरान में। विनय जी, मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, देखिए अपर हैंड इजराइल का ही है। अपर हैंड इजराइल का है, वो कई कारणों से। एक, अगर हम डिस्ट्रक्शन की बात करें, देखिए इजराइल देश की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है उसको है, उसमें डेप्थ नहीं है। इजराइल बहुत छोटा देश है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने जो कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट की है ईरान के ऊपर, वो अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरा, ईरान के साथ दुनिया का कोई देश फिजिकली, एक लिप सर्विस, होठों से बोल देना अलग चीज है। आप इतिहास में जाएं, जैसा सुधीर जी ने कहा, ईरान बहुत लोकप्रिय देश नहीं है। ईरान का अपने पड़ोसी इराक से 36 का आंकड़ा है, जबकि अतीत में जब ईरान इराक की लड़ाई हुई थी, इजराइल ने ईरान का साथ दिया था, लेकिन ईरान इस युद्ध में खड़ा नहीं पाएगा। और वो दिख भी रहा है ना सर, वो दिख भी रहा है। ईरान खैर बोलने को तो बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन हकीकत ये है सर कि सिचुएशन अब उनके बस में है नहीं, जिस प्रकार से अमेरिका इसमें लगातार बयान दे रहा है। खैर मेरे पास सर समय सीमित था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।